नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत जान लीजिए। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से 15,695 के स्तर पर हल्की सी खरीदारी पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा एशियाई बाजार की अगर बात करें, यहाँ पर जापान के बाजार जो है वहां पर भी तेजी है। करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स जो है 40 अंक की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कामकाज करते हुए। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार सुस्ती के साथ कारोबार पूरे दिन यहाँ पर देखने को मिला। आखिरी घंटे में बिकवाली हावी होती हुई दिखी। डाउ में करीब 150 अंकों की गिरावट रही तो नैस्डैक और एसएनपी में भी निचले स्तरों पर ही सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। विस्तार से विदेशी बाजार में क्या कुछ है जो कि अहम है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, आज के संकेत कैसे लग रहे हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो विदेशी बाजार के संकेत, अमेरिकी बाजार में हमने कमजोरी देखी, एशियाई बाजार की शुरुआत तेजी के साथ कैसे समझे? गुड मॉर्निंग मानसी। और जो कंसोलिडेशन का ट्रेंड है वही बरकरार आपको दिख रहा है। एशिया में आज ऑफकोर्स थोड़ी अच्छी शुरुआत के संकेत आ रहे हैं, बट कोई इस हफ्ते का पूरा एक्शन अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स का तो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला ही रहा है और यही ट्रेंड कल भी हमने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा। लगभग पूरे दिन एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ 200 पॉइंट की रेंज में था। आखिरी घंटे में थोड़ी पोजीशंस और हल्की हुई दिखी, इसलिए हमने देखा कि 150 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। आईटी स्टॉक जो 2 दिनों से थोड़ा सहारा दे रहे थे, कल वहां पर भी हल्की मुनाफा वसूली हमने देखी। एकदम सपाट क्लोजिंग रही नैस्डैक की। और स्मॉल कैप्स यहां पर भी अच्छा एक्शन था, पर कल थोड़ी गिरावट यहां पर भी आती हुई दिखी। और साथ ही जो मीम स्टॉक्स हैं, रेडिट फोरम के जो स्टॉक्स हैं, वहां पर भी काफी मिला जुला एक्शन आपको दिखा। आज आने वाला है मई महीने का इन्फ्लेशन डेटा और इसलिए हमने देखा कि इस डेटा से पहले थोड़े बाजार आपको हल्के होते हुए दिखे हैं। थोड़ा रिस्क कम किया है लोगों ने। अनुमान है 4.7% का, जो कि 13 साल में ऑलरेडी हाईएस्ट होने वाला है। पिछले महीने अप्रैल में 4.2% आया था। 2008 के बाद ऑलरेडी ये हाईएस्ट फिगर है, तो अब देखना पड़ेगा कि वो 4.2% से बढ़कर और कितना आता है। वैसे अनुमान बाजार का 4.7% का है। पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये था कि जब भी हम इन्फ्लेशन से जुड़ा बाजार में थोड़ी गिरावट देखते हैं या दबाव देखते हैं तो बॉन्ड यील्ड में बढ़त होती है। पर कल यूएस की बॉन्ड यील्ड भी काफी तेजी से गिरी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हमने देखा 1.5354% से गिरकर 1.48% तक आई है, जो कि 3 महीने का निचला स्तर है। यानी कि बाजार दोनों तरफ के मूड में है। एक पार्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद इन्फ्लेशन में बड़ा उछाल आएगा, इसलिए उन्होंने इक्विटी एक्सपोजर कम किया है। बट एक पार्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद इन्फ्लेशन का उछाल ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और इसलिए हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट में भी दबाव आते हुए दिखा है। तो देखना पड़ेगा आज डेटा कैसा आता है, पर उससे पहले थोड़ा कंसोलिडेशन यूएस मार्केट्स में आप देख रहे हैं। यूरोप में भी तीसरे दिन हमने मिला जुला ही एक्शन देखा है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आई। आज ईसीबी की पॉलिसी भी आने वाली है यूरोप में, तो देखना पड़ेगा कि क्या कमेंट्री आती है ग्रोथ को लेकर, स्टिमुलस को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपना पहला फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, वो यूके पहुंचने वाले हैं। आज कल से G7 मीटिंग शुरू होगी सारी कंट्रीज के हेड्स की। पिछले हफ्ते हमने फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग देखी थी और साथ ही आज बाइडेन और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच में भी बैठक होने वाली है। ट्रेड डील को लेकर चर्चा हो सकती है। कच्चा तेल एकदम दायरे में रहा, $72 के करीब। डॉलर इंडेक्स और सोने दोनों पर हमने थोड़ा सा दबाव देखा है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि आज के बड़े यूएस डेटा से पहले बाजार हर इक्विटी, हर एसेट क्लास में थोड़ा हल्के होते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर बाजार में जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तो विदेशी बाजार की बात हुई। कोरोना के आंकड़ों में दिन प्रतिदिन दीपांशु हम गिरावट देख ही रहे हैं। लगातार तीसरे दिन देश में 1 लाख से कम नए मामले आए हैं। कोरोना का ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, तो नए मामलों से तो राहत के संकेत हैं ही और 90,000 के करीब एवरेज रही है पिछले 3 दिनों की। अगर आप देखें 1 लाख से कम रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज कल हुई है, अगर आप कल जो डेली डेथ रेट है उसका आंकड़ा देखें तो 6,000 से ज्यादा का नंबर आया ना। अगर आप ये आंकड़ा देखें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट एक दिन का उछाल है, पर इसमें एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि कल के कल ही अनफॉर्चुनेटली 6,000 लोगों की मौत हुई, ऐसा नहीं हुआ है। बिहार ने अपने डेथ टोल को रिवाइज करा है। बिहार में जो नए कोरोना मामले हैं और उसके बाद जो डेथ्स हुई हैं उसको टोल को उन्होंने रिवाइज करा है और 3,500 लोगों का एडिशन हुआ है कुल मरने वालों की संख्या में। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक
दिन का ये सबसे बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। तो ये बिहार का एडजस्टमेंट हुआ है और ये कल का आंकड़ा नहीं है, अब तक का पूरा आंकड़ा उन्होंने रिवाइज करके दिया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि एक उछाल आपको वहां पर आते हुए दिख रहा है। तो काफी लोग सोशल मीडिया पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि एक दिन में 6,000 से ज्यादा लोगों की मौतें कैसे हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के 3,500 के नए मामलों के एडिशन की वजह से हुआ है। अगर आप उसको एडजस्ट कर लें तो ट्रेंड के मुताबिक ही वहां पर भी आपको डेटा दिख रहा है। इसके अलावा भारत बायोटेक की तरफ से बयान आया है, जो उनके फेज 3 का डेटा है अगले महीने तक इसे पब्लिक में रिलीज कर देना चाहिए, और साथ ही जो पीयर रिव्यू होता है यानी कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज इस डेटा के जो रिव्यू करती हैं वो भी साल के अंत तक हो जाना चाहिए। तो कोवैक्सिन पर कुछ और डेटा आने वाले दिनों में हमें मिल जाना चाहिए। जी दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। बिकवाली के आंकड़े एफआईएस की तरफ से और बिकवाली के ही आंकड़े डीआईएस की तरफ से भी आते हुए दिखे हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 846 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 7,695 करोड़ की बिकवाली आती दिखी है और डीआईएस ने कैश मार्केट में 272 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस के बिकवाली भरे आंकड़े हैं, मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से कह सकते कंसोलिडेशन पर ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ऑफकोर्स कोरोना के घटते मामले जो हैं बिल्कुल राहत के संकेत हैं, लेकिन ये संकेतों के साथ ही भारतीय बाजार में जब आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, आप क्या करेंगे, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज के जो संकेत हैं इन्हें कैसे समझे और वीकली एक्सपायरी का दिन है तो ट्रेड कैसा दिखेगा और भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। वैसे देखा जाए तो सब कुछ सुस्ती वाला माहौल है। कल दिन का 1 घंटा छोड़ दें जहां बड़ा उतार चढ़ाव हुआ, उसके अलावा तो बाजार कहीं जाने को तैयार ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे। और ग्लोबल मार्केट में भी आप देखिए कमोबेश वैसा ही रुझान दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में लगा सुस्ती का ही माहौल है, जितने गिरे उसकी थोड़ी भरपाई अमेरिकी फ्यूचर्स करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव के संकेत है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक्शन भरा दिन रहेगा। उसकी 2 वजह, पहला एक तो कल जो ऊपर नीचे हुआ तो वो यादें ताजा है, तो थोड़ा उसके दम पर आज हम वोलेटाइल रहेंगे। और दूसरा हफ्ते की एक्सपायरी है वायदा कारोबार की, तो उस लिहाज से भी थोड़ा एक्शन रहना चाहिए। तो अब जो है रेंज के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी पर 15,525 15,575 ये सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा आज के लिए, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 15,700 15,775 की रेंज है, जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो इस रेंज में ट्रेड करेगा और दोनों तरफ ट्रेड के मौके बनेंगे आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आते देखेंगे और निचले स्तरों पर थोड़ी खरीदारी भी। वायदा कारोबार के आंकड़े ठीक है, बाजार थोड़े हल्के हो गए जो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। कल जिस तरह की बिकवाली और जिस तरह का उतार चढ़ाव हुआ उतनी कोई बिकवाली एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से हुई नहीं है। तो कल का एक्शन में जो कुछ भी हुआ है ऊपर नीचे उसके सारे के सारे जिम्मेदार ट्रेडर्स ही हैं। उन्होंने ही अपनी पोजीशन के लिहाज से थोड़ा सा हल्का किया है और लॉन्ग पोजीशन हल्की होने का एक फायदा बाजार को आज मिलेगा। बाजार थोड़े हल्के हैं आज। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यह थोड़ी सी समस्या है। कल जिस तरह से 34,900 के नीचे क्लोज दी तो थोड़ी नीचे की रिस्क खुल तो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। 34,400 34,525 अब बैंक निफ्टी के लिए आज मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर फ्रेश खरीदारी भी आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपरी स्तरों पर 34,975 35,175 हल्की रुकावट की रेंज है। इसके पार होने के बाद 35,200 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में ताकत का पहला संकेत मिलेगा। तो ये रेंज है जिस पर आज आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली ट्रेडिंग रेंज आज के लिए, पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो सुस्ती के संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं और ऊपर से एफआईएस डीआईएस के बिकवाली के आंकड़े भी हमने देखे और विदेशी बाजार से भी कंसोलिडेशन है। लेकिन बावजूद इसके आज हमारे भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है, उसका एक मोमेंटम बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। वॉलेटाइल सेशन भी रह सकता है, लेकिन हर ट्रेडिंग रेंज जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आपको खास तौर से नजर करनी है। 15,525 से 15,575 इस दायरे को निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मान के चले। 15,700 से 15,775 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी 34,400 से 34,525 ये होंगे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स और 34,975 से 35,175 इसे आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। तो ये तो हुई आपके लिए आज की पहली रणनीति। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए और ट्रिगर्स, वरुण से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से ही करेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नंबर्स आए?
गुड मॉर्निंग मानसी। तो नतीजों की बात करें तो सबसे पहले बाटा, यहाँ नतीजे थोड़े कमज़ोर है। अनुमान वैसे भी ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं और उससे भी कमज़ोर नतीजे यहाँ पे रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है 4.9% गिरी है, मार्जिन्स 22.5% से गिर के 19% पे आया और मुनाफा 23% गिरा है, 29 करोड़ के आसपास से आया है, जबकि हमारा अनुमान 40 करोड़ के आसपास था। हालांकि बोर्ड ने 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही साथ कुछ अपडेट भी इन्होंने दिए हैं। आर के गुप्ता जी जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ के पद से रिटायर हो जाएंगे जून 30 को, और मिसेस विद्या श्रीनिवासन जो है वो इस पद को अब संभालने वाली है अगले 5 साल के लिए। तो ये एक मैनेजमेंट में जो बदलाव है उसका अपडेट इन्होंने दिया है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, हमने नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, मैं आपको बताया था नतीजे बेहतरीन आएंगे, नतीजे बेहतरीन है। रेवेन्यूज़ तो फ्लैट रही है 198 करोड़ के आसपास, लेकिन मार्जिन्स देखिए 8.7% से बढ़ के 15.1%, हमारा 14% के आसपास का अनुमान था, और कंपनी का मुनाफा जो है 15 करोड़ के आसपास आया, 14 करोड़ के आसपास का अनुमान था। शिवम ऑटोटेक, यहाँ ऑपरेशनली नंबर अच्छे हैं क्योंकि रेवेन्यूज जो है 41% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 2% से बढ़ के 18.8% पे आया है, तो ये अच्छा है। लेकिन अभी भी कंपनी नुकसान कर रही है, 5 करोड़ के आसपास का नुकसान किया। हालांकि नुकसान कम हुआ है, 13 करोड़ से कम होकर यह 5 करोड़ पे आ चुका है। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, यहाँ पे रेवेन्यूज़ 18% गिरे हैं और कंपनी ने पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले इस बार करीब 53.6 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। तो ये नतीजे जो है इस कंपनी के थोड़े कमज़ोर हैं। बिल्कुल वरुण, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर आज हमें फोकस करना है? देखिए, ट्रिगर्स में अभी भी कुछ नतीजे आ रहे हैं, उसमें सेल एक आज एफएनओ का काउंटर है जिसके नतीजे आने वाले हैं और सबसे टॉक्ड अबाउट स्टॉक रहा है ये पिछले कुछ महीनों में, तो इस पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उनकी आज से रीलिस्टिंग होने वाली है, तो वहाँ पर नजर रखिएगा। वरुण बेवरेज 1:2 बोनस शेयर की आज एक्स डेट है, 12 जून को इसकी रिकॉर्ड डेट है। येस बैंक फंड जुटाने पे यहाँ पे बोर्ड बैठक करने वाला है। एनएचपीसी 4300 करोड़ तक जुटाने के लिए यहाँ बोर्ड विचार करेगा। एमआरपीएल ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल के साथ मर्जर पर विचार होने वाला है। टाइड वाटर नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पे यहाँ कंपनी विचार करेगी। तो ये सब ट्रिगर्स है जिस पे नजर रखनी है। काफ़ी सारे एक्स डिविडेंड है, तो इन स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। याद रखिएगा, एशियन पेंट्स 14.5 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड है। आईटीसी 5 रुपये 75 पैसा, टाटा कंज्यूमर्स 4 रुपये, निपॉन इंडिया 5 रुपये प्रति शेयर और जीएससीएल 5.5 रुपये प्रति शेयर। तो इन सारे स्टॉक्स में आज आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। एक्ले सोल्यूशन, यहाँ पे प्रमोटर्स की 21.82 लाख शेयर्स ओएफएस के जरिए बेचने की योजना है। फ्लोर प्राइस जो है वो 910 रुपये का रखा गया है। कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलने वाला है, आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। एफएल इंडिया, यहाँ आयरलैंड की एक कंपनी है जैम नाम की, उसका अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है। $41.5 मिलियन में अधिग्रहण जो है वो किया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ खबर ये है कि यूएस की कंपनी एक है, उसके साथ इसने करार किया है। टेलुरियन आईएनसी नाम की एक कंपनी है, 18% हिस्सेदारी जो है इन्होंने $2.5 बिलियन में खरीदी है। उसका निवेश करने वाली उसकी योजना है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल का आपको याद होगा बड़े डील्स हुई थी, इसमें जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने करीब 3 करोड़ 36 लाख शेयर जो है वो बेचे थे, लेकिन खरीदारी की लिस्ट में एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड और अशोक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड शामिल है। तो काफ़ी सारे फंड्स ने इसमें खरीदारी की है। धानुका एग्री, यहाँ प्रमोटर्स के तरफ से बिकवाली की गई है, 3,62,000 शेयर्स बेचे गए हैं। इसके अलावा त्रिवेणी ट्रस्ट, एक तो पुष्पा धानुका ट्रस्ट ने बेचा है और एक त्रिवेणी ट्रस्ट ने करीब 19,60,000 शेयर्स बेचे हैं, लेकिन खरीदने वालों में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है जिन्होंने करीब 16 लाख शेयर्स खरीदे और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने भी करीब 3,56,000 शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आयन एक्सचेंज कल काफ़ी हरकत में था ये काउंटर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 1,20,000 शेयर्स यहाँ खरीदे हैं और नज़ारा टेक, यहाँ पे आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ने करीब 1,77,000 शेयर्स बेचे हैं, लेकिन खरीदने वाला देखिए नॉर्जस बैंक गवर्नमेंट पेंशन फंड ने करीब 5,85,000 शेयर जो है उनको खरीदा है। 1600 रुपये 40 पैसे के आसपास ये पूरा सौदा जो है, 42 पैसे के आसपास ये सौदा जो है वो हुआ है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और साथ ही ट्रिगर्स हमें बताने के लिए।
चलिए अब आपको आगे बढ़ते हैं और आज के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं। 2 ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स में कल दमदार एक्शन देखने को मिला। पावर ग्रिड और एसबीआई कार्ड, सेंट्रम ब्रोकिंग की राय दोनों पर ही खरीदारी की है। कल पावर ग्रिड में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली। 255 के टारगेट्स आज मानकर आप चल सकते हैं। 236 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिएगा। वहीं एसबीआई कार्ड्स कल करीब 5% की तेजी दिखा रहा था। आज अगर खरीदारी करके चलते हैं तो 1140 के टारगेट्स को मानकर चले। 1080 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता जी अब जुड़ गए हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज वीकली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स को आप कैसे देख रहे हैं? डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे दिखेंगे और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स रिकमेंडेशन आज के लिए आपकी क्या होंगी? जी मानसी जी गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि वीकली एक्सपायरी से पहले यहाँ पर कल के सेशन में एक वोलेटाइल सेशन निकल कर आया और बाजार ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ, जो कि मुझे लगता है कि ऑन गोइंग जो रैली है उसके लिए काफी हेल्दी साइन है। जहां तक मुझे लगता है कि आज की एक्सपायरी का सवाल है और जिस हिसाब से ऑप्शंस के डेटा निकल कर आ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 15,700 और 15,600 के बीच में आज का सेशन और आज की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। 15,700 पर अच्छा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। वहीं पर 15,600 के लेवल्स को इंट्राडे जरूर कल निफ्टी ने ब्रीच किया, लेकिन मुझे लगता है कि 15,600 एक अच्छा सपोर्ट आज के लिए काम कर सकता है। खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि लोअर एंड पर ही निफ्टी में खरीदने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड समझ में आता है। 15,580 15,600 के आसपास, 15,720 15,750 में अपसाइड देखने को मिल सकती है। जब तक मानसी जी हम लोग 15,550 के लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी बड़ी चिंता की बात नहीं है और गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 15,550 के नीचे अगला फिर सपोर्ट 15,470 का लेवल का निकल कर आता है, जहां पर मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और वहां पर पोजिशनल तौर पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। निफ्टी बैंक में हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन 34,500 34,400 मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इस लोअर एंड के आसपास 34,500 34,400 के आसपास अगर कोई ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है तो वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी करके चला जा सकता है। 34,800 34,900 तक के टारगेट्स के लिए और 34,300 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह रहेगी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, मुझे लगता है कि पावर एज अ सेक्टर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस और एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाते हुए नजर आया है। तो वहां पर मुझे लगता है कि टाटा पावर में कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पर क्लोज हुआ है, तो वहां पर मुझे लगता है कि 122 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है। 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 130 रुपए तक के टारगेट्स वहां पे आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ पावर ग्रिड एक दूसरा स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग नोट पर वहां पर भी क्लोजिंग आते हुए नजर आई है। तो 238 239 के रेट में वहां पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। 250 तक के टारगेट्स पावर ग्रिड में आते हुए नजर आ सकते हैं और 235 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन किया जा सकता है। मानसी जी हिमांशु जी शुक्रिया अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बताते हैं। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता आप जुड़ गए हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर जो देख रहे हैं हम मोमेंटम इस बुलियन मार्केट में इन दिनों करीब 600 रुपए की तेजी चांदी में, वहीं हम देख रहे हैं 41,100 के पास गोल्ड में एक सपाट ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है। आपकी राय गोल्ड पर क्या होगी? मासी जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड और सिल्वर में देखें तो कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले 4-5 दिनों को देखें तो मार्केट गोल्ड सिल्वर इसी टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और $1,900 को काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया है। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से डॉलर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है उससे गोल्ड सिल्वर में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमारा कॉल इंट्राडे के लिए बिकवाली का रहेगा। गोल्ड में करीबन 49,300 में बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 49,500 का लगाए, टारगेट नीचे करीबन 48,800 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के भाव करीबन $1,870 तक देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अनुज जी, साथ ही कच्चे तेल पर क्रूड डोमेस्टिक मार्केट्स पर राय क्या होगी?
देखिए क्रूड में भी अगर देखें तो कल हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा था हायर लेवल से। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर कुछ गिरावट यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है तो उससे थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। तो क्रूड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं करीबन 5130 के आसपास, नीचे करीबन 5000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और हमने देखा है कि WTI और ब्रेंट के अंदर भी $1 की गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर हमें लगता है इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है। अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो केवल एक ही रिपोर्ट आई है, नतीजे के बाद एक स्टॉक पर फोकस करके मिली जुली रिपोर्ट देखने को मिली, क्योंकि JP Morgan जो है स्टॉक पर नजर आ रहे हैं ओवरवेट ₹197 के लक्ष्य 163 पर क्लोजिंग और मान रहे रिकवरी है उसका एक आगे जाके अर्निंग्स पर देखा और साथ ही साथ जो बेट के कारोबार है अब तक हाईएस्ट जिसके चलते स्टॉक। चलिए आशीष से संपर्क नहीं हम कर पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन JP मॉर्गन पर ओवरवेट की रेटिंग है 197 के टारगेट्स को लेकर। जेफरीज होल्ड रेटिंग 150 के टारगेट्स को मानकर चले। और साथ ही पेट्रोनेट LNG पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे 270 के टारगेट्स के लिए। सिटी यहाँ पर न्यूट्रल से डाउनग्रेड रेटिंग 260 के टारगेट्स, और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट जो है 270 के।